जैसा कि आप सभी को पता है रेगुलर मेरे चैनल में या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन रहते हैं। मैंने आपको डिटेल से बता दिया है सिलेबस। उसी सिलेबस के अंडर में आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति एवं विस्तार पर चर्चा कीजिए। सबसे पहले जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तो 15 नंबर वाले जो भी क्वेश्चन होंगे सबसे पहले आप उससे ही देखिएगा और 15 नंबर वाले क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िएगा। आराम से माइंड को शांत रख कर पढ़िएगा। आखिर क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, आंसर कैसे लिखोगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, यही आंसर लिखना रहेगा लेकिन क्वेश्चन घुमाएगा। इसीलिए क्वेश्चन को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम हॉल में। क्वेश्चन कैसे समझते हैं, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति, यानी उत्पत्ति कहने का मतलब है हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जानकारी शुरुआत में कैसे मिली, किसने दिया। और इसके बाद आगे क्वेश्चन पूछा गया कि एवं विस्तार। विस्तार का मतलब है हड़प्पा जो सभ्यता है वो कहाँ तक फैली थी, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के आंसर में। इतना अगर आप लिख दीजिएगा पॉइंट वाइज, जैसे यहाँ पर सारा डेटा दिया गया है, मैं अभी आपको आंसर भी बताऊंगा और मैप के माध्यम से बताऊंगा, मानचित्र के माध्यम से डिटेल से बताऊंगा। कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, लगेगा ऐसा जैसे कि आप कहीं पर पेड कोर्स का वीडियो देख रहे हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए सीधा आंसर की ओर बढ़ते हैं। आंसर लिखिएगा किस टाइप से। उत्तर लिखने के बाद सबसे पहले आपको हेडिंग देना होगा परिचय, यानी क्वेश्चन में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा गया है तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता हेडिंग देंगे या फिर परिचय लिखेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा दिया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में जो कुछ पूछा गया है हायर एजुकेशन के एग्जामिनेशन में आंसर लिखने के लिए उस टॉपिक का परिचय आपको देना जरूरी है। और यहाँ पर परिचय के तौर पर उत्पत्ति का ही उत्तर हम लोग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता, दोनों एक ही नाम है। पहले ऐसा माना जाता था कि वैदिक सभ्यता ही सबसे प्राचीन सभ्यता है। सबसे प्राचीन यानी सबसे पुरानी जो सभ्यता है, बहुत पहले ये चीज़ माना जाता था कि वैदिक सभ्यता ही सबसे पुरानी सभ्यता है। लेकिन जब इतिहासकारों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिली तो पता लगा कि हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। लेकिन जब जैसे ही हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, इसके बारे में पता किया गया, इतिहासकारों ने पता किया, विद्वानों ने इसे खोजा, तब पता चला कि नहीं, वैदिक सभ्यता से भी सबसे पुरानी जो सभ्यता है वह हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता है। लेकिन जब इस सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, उससे पहले यानी 1921 में खोजी गई, उससे पहले जो इतिहास पढ़ते थे स्टूडेंट या फिर जो भी पढ़ते होंगे, वो सबसे प्राचीन सभ्यता को क्या पढ़ते थे, वैदिक सभ्यता। समझ में आया ना। लेकिन जैसे ही इसकी खोज हुई उसके बाद फिर पता चला भारत के इतिहास में नहीं बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वह सिंधु घाटी सभ्यता है। ये केवल भारत की प्राचीनतम सभ्यता नहीं बल्कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। जब पंजाब में पहली बार रेल की पटरियों को बिछाने के लिए खुदाई शुरू हुई तो अचानक इंजीनियरों को हड़प्पा पुरास्थल यानी औजार उपकरण मिले, जो कि आज के समय पाकिस्तान में पड़ता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या बताया जा रहा है। जब पंजाब पंजाब भारत वाली पंजाब की बात नहीं हो रही, पाकिस्तान वाली पंजाब, वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर रेल की पटरियाँ बिछाई जा रही थी और वहाँ के जो इंजीनियर थे जब वो सारा काम कर रहे थे उस समय खुदाई भी चल रहा होगा और खुदाई करते समय कुछ हड़प्पा स्थल के जो पुराने चीज़ें होते हैं जैसे कि औजार या फिर उपकरण या फिर जो ईंटें थी, ठीक है, पकी हुई ईंटें, वो भी वहाँ से प्राप्त हुई और उनको मिला। ठीक है, आज के समय में पाकिस्तान में ये जगह उपस्थित है यानी पंजाब में। उसके बाद जो पुरातात्विद थे, पुरातात्विद का कहने का मतलब है जो पुराने चीज़ों पर रिसर्च करते हैं। ठीक है, कि आखिर जहाँ भी भारत में या कहीं भी अगर पुरानी चीज़ें मिलती है ज़मीन के भीतर से तो फिर उसका रिसर्च करते हैं। जो विद्वान होते हैं वो उसको देखते हैं, फिर इतिहासकार उसकी जांच करते हैं और पता लगाते हैं कि ये कितना साल पुराना है और उसके बारे में सारी जानकारी देते हैं, इतिहास लिखते हैं। तो फिर जब इस घटना के बारे में जब पता चला तो पुरातात्विद ने इस स्थान को खोज निकाला। तब पता चला कि यह एक प्राचीन सभ्यता है जो ज़मीन के भीतर गड़ी हुई है। फिर उसकी खुदाई हुई, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा किया गया और फिर उसे अध्ययन के रूप में पढ़ने के लिए किताबों में इतिहास का एक चैप्टर बन गया और उसे लिखा गया, जिसको आज हम लोग पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में दयाराम साहनी ने की, लेकिन 3 लोगों का श्रेय जाता है इस सभ्यता की खोज में। सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल इस सभ्यता में खोजी गई थी और वह 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। तो सबसे पहले इन्होंने हड़प्पा नामक जगह की खोज की थी, इसलिए जब ये स्थल सबसे पहले खोजा गया इसलिए इस सभ्यता का भी नाम सिंधु घाटी सभ्यता के अलावे हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। लेकिन इस सभ्यता की खोज में जॉन मार्शल, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी का भी
बहुत बड़ा योगदान है इस सभ्यता को खोजने में, क्योंकि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खोज की और इसके जो निर्देशक थे जॉन मार्शल थे। निर्देशक कहने का मतलब है डायरेक्शन देना, डायरेक्टरी करना, समझते हो ना, जैसे कि मूवी वगैरह में निर्देशन करते हैं कि आपको कैसे एक्टिंग करना है, उसी टाइप से जब खोज की जाती है तो उसको निर्देश देना कि हाँ किस तरीके से खुदाई करना है, कैसे क्या करना है, तो ये जॉन मार्शल थे। इन्हीं के नेतृत्वकर्ता में खोजी गई थी सभ्यता को। और 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। तो कहीं ना कहीं इन तीनों की भूमिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सभ्यता को खोजने में। इस सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह को खोजा गया था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। देखिए कभी भी क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर के क्वेश्चन में कि हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को, क्योंकि इस जगह पर सबसे पहले इस सभ्यता की खोज में सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह को ही खोजा गया था, इसलिए इसको बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और ये जो सभ्यता है वह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, फैली हुई थी, इसलिए भी इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया है या फिर इसे बोलते हैं। अब समझते हैं इसके विस्तार के बारे में। अभी तो हमने देखा इसकी उत्पत्ति के बारे में, कैसे इसको खोजा गया, किसने खोजा, किसकी भूमिका ज़्यादा थी, वो सारा हमने डिटेल से देख लिया। इसके विस्तार के बारे में देखेंगे, समझेंगे एक एक करके। ये पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले हम लोग पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बहुत ही व्यापक यानी बड़ा था और यह लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई थी। यानी हड़प्पा सभ्यता इतने बड़े एरिया में फैला हुआ था कि लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर किए हुए था। इसका क्षेत्र आधुनिक यानी आज के टाइम में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। यानी ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो आज के भारत तक भी फैला हुआ है, साथ में पाकिस्तान को भी कवर किए है, साथ में अफगानिस्तान तक भी ये फैला हुआ है। इसका विस्तार निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसके जो प्रमुख स्थल है वह किन किन देशों में है। जैसे अभी हमने बात किया भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, तो पहले समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर है। देखिए एक एक पॉइंट को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, आप चाहो तो इसे कुछ अपने से लंबा भी लिख सकते हो ऐड करके। देखिए सबसे पहला जो स्थल है हड़प्पा स्थल, यह पाकिस्तान में है। इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी है और इसको कब खोजी गई है 1921 में। तो आप इसे एक लंबे तौर पर लिख सकते हो, हालांकि मैंने आपको शॉर्ट में पॉइंट में बताया है ताकि आपको समझ में आए। दूसरे नंबर पर दूसरा जो स्थल है मोहनजोदड़ो, ये भी आपका पाकिस्तान में स्थित है। इसके जो खोज करता है वो राखालदास बनर्जी। इसको कब खोजा गया 1922 ईस्वी में। इसके अलावा धौलावीरा, ये आपका गुजरात यानी भारत के गुजरात में स्थित है। इसके जो खोज करता है वह जेपी जोशी है और इसे कब खोजा गया था तो 1967 से 68 ईस्वी तक। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका फोर्थ नंबर कालीबंगा, ये आपका भारत के राजस्थान में स्थित है। अब इसके खोजकर्ता के बारे में अगर देखें तो अमलानंद घोष थे, ठीक है। 1953 में इसकी पहचान की गई, यानी इन्होंने सबसे पहले 1953 में पहचान की गई कि हाँ यहाँ पर भी कालीबंगा नामक एक स्थल है और ये जो स्थल है वह सिंधु घाटी सभ्यता का ही है। बाद में फिर इसे बीपी लाल और एस.आर. राव ने विस्तृत यानी पूरे तरीके से इसकी खुदाई की और पूरे तरीके से इसके बारे में 1960 में जानकारी दी। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट आपका लोथल, जो आपका भारत में ही गुजरात में स्थित है। इसके जो खोज करता है वो आपका एस.आर. राव 1954 ईस्वी में खोजी गई थी इनके द्वारा। इसके अलावा छठे नंबर पर देखिए राखीगढ़ी, यह भी आपका भारत के हरियाणा में स्थित है और इसके जो खोज करता है वो आपका सूरजभान 1963 में सबसे पहले इन्होंने ही पहचान दी थी कि हाँ राखीगढ़ी जो है वह सिंधु सभ्यता का ही एक स्थल है। बाद में पूरे तरीके से जो खुदाई की गई वह M.N. देसाई और वसत सिंधे द्वारा की गई थी 1963 ईस्वी में और पूरे तरीके से खुदाई करके इस राखीगढ़ी के बारे में जानकारी दी थी। तो ये तो हो गया स्थल और उनके खोजकर्ता, ठीक है, और जगह के बारे में। अब हम लोग समझते हैं भौगोलिक विस्तार के बारे में। भौगोलिक विस्तार कहने का मतलब है कि किन किन क्षेत्रों तक यह फैला हुआ था, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले आप चाहो तो इस मैप का स्क्रीनशॉट भी लेकर इसे आप ड्रॉ भी कर सकते हो कॉपी में, क्योंकि ये जो मैप है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर वाले क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं 100%। और इस मैप में सटीक जानकारी दी गई है। हर एक स्थल के किनारे आपका जो भी नदी है उस नदी को भी इस मैप में दिखाया गया है, आप यहाँ पर डिटेल से देख सकते हो। बाकी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं भौगोलिक स्तर पर। तो सबसे पहले उत्तर की अगर बात करें, उत्तर दिशा में, तो जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर किसी किताब में मांदा लिखा मिलेगा, ठीक है, मांदा, और कहीं कहीं पर मांडा लिखा मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मांदा और मांडा एक ही है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर
में जो आपका उत्तर की दिशा है वहाँ पर आपका मांडा जो जगह है हड़प्पा सभ्यता का है। ठीक है, इसके अलावे दक्षिण की अगर बात करें तो गुजरात में जो लोथल जगह है, लोथल स्थल है। इसके अलावे जो आपका दायमाबाद जो महाराष्ट्र में है वो आपका दक्षिण में है। अभी मैं आपको मैप में भी बताऊंगा डिटेल से। इसके अलावे पूर्व में अगर बात करें पूरब में तो उत्तर प्रदेश में जो आपका आलमगीरपुर है वही है। इसके अलावे पश्चिम की अगर बात करें तो पश्चिम में आपका पाकिस्तान वाला एरिया कवर किए हुए और अफगानिस्तान तक जो भी एरिया कवर किए हुए वहाँ पर जो भी स्थल है वो सारा कुछ है। अब यहाँ पर एक एक करके मैप की ओर देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए शॉर्ट में बताया गया है सिंधु सभ्यता का विस्तार। तो उत्तर में अभी हमने देखा क्या मांडा था, तो यहाँ पर भी मांडा है। और यह मांडा में कौन सी नदी स्थित है, तो चिनाब नदी। इसके अलावा उसके नीचे दक्षिण होती है, तो यहाँ पर देखिए ताप्ती नदी के किनारे भगत राव है। अब यहाँ पर हम लोग दक्षिण में लोथल बोले थे और यहाँ पर लिखा हुआ है भगत राव। तो दोनों में डिफरेंस क्या आप देखिएगा, लोथल के थोड़ा सा नीचे यहाँ पर देखिए ये आपका लोथल है ये वाला, और इसके नीचे अगर आप देखिएगा ये जो आपका भगत राव है उसके नीचे यहाँ पर है, तो उसके नीचे है यानी और दक्षिणी एरिया में, इसीलिए यहाँ पर भगत राव लिखा गया है। आप चाहो तो लोथल भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो भगत राव भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया। इसके अलावा यहाँ पर देख लेते हैं आपका पूर्व में आलमगीरपुर, और यहाँ पर कौन सी नदी है, हिंडन नदी है। ज़रा मैप में इसको देख लेते हैं, किधर है आपका, ये आपका आलमगीरपुर है यहाँ पर। समझ में आया। यानी यहाँ पर देखिए ये आपका मांडा हो गया, ठीक है, ये आपका उत्तर, यहाँ से लेकर इधर वाला एरिया, यहाँ पर अगर हम आलमगीरपुर अगर बात करें तो ये हो गया आपका पूरब। इसके बाद दक्षिण की अगर बात करें तो यहाँ से ये आपका भगतपुर, ठीक है, यहाँ से आपका ये आपका भगत, फिर लोथल भी आप मार सकते हो। इसके अलावे अगर बात करें पश्चिम की तो यहाँ पर क्या आपका सुतका गिंडोर। तो यहाँ पर देखिए सुतका गिंडोर किधर है, ये आपका यहाँ पर है सुतका गिंडोर। तो इस तरीके से आप मैप के माध्यम से भी समझ सकते हो कि भौगोलिक स्थिति कहाँ पर है इस हड़प्पा सभ्यता की। बाकी हमने यहाँ पर लिखकर भी आपको बता दिया है। इसके अलावा यहाँ पर मैप में भी मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। भौगोलिक स्थिति के बाद हम लोग समझते हैं तीसरे नंबर पॉइंट पर नदियों के किनारे स्थित नगर। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो प्रमुख नगर जो है, यानी हड़प्पा सभ्यता आपको पता है कि ये नगर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, यह एक नगरीय सभ्यता थी, यानी एक शहर के जैसा बसा हुआ था। तो ये जो नगर है हड़प्पा सभ्यता वह सिंधु नदी, सरस्वती नदी, रावी नदी और सतलुज नदियों के किनारे बसे हुए थे। इसके अलावा और भी नदियाँ थी, लेकिन आप कम से कम इतने नदी का नाम जरूर याद रखिएगा और मेंशन कर दीजिएगा इस पॉइंट को कि इन नदियों के किनारे ये सभ्यता बसी हुई थी। इन नदियों ने कृषि और व्यापार को बढ़ावा दिया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका व्यापारिक विस्तार। हमने देखा भौगोलिक विस्तार, फिर नदियों के किनारे के तौर पर हम लोग देखें किस तरीके से बसी हुई उसका भी विस्तार। अब हम लोग देखेंगे व्यापारिक विस्तार, यानी इस सभ्यता का व्यापार कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। तो हड़प्पा के लोग मेसोपोटामिया, जिसे इराक भी बोला जा सकता है, फारस, ईरान और मध्य एशिया तक व्यापार करते थे। यानी इस सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया, फारस और मध्य एशिया के साथ व्यापार संबंध रखते थे। इसके अलावा लोथल बंदरगाह, यानी जो लोथल बंदरगाह था गुजरात में, उसी बंदरगाह के माध्यम से समुद्री रास्ते से व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता की वस्तुएं जैसे कि मृत भांड, मनके, तांबे और कांसे के उपकरण दूर दूर तक भेजे जाते थे। यानी जो भी हड़प्पा सभ्यता में मृत भांड होते थे, मनके होते थे या तांबे होते थे, ये तीनों चीज़ों का निर्माण करके दूसरे देशों में जैसे कि इराक, यानी मेसोपोटामिया, फारस और मध्य एशिया तक समुद्री मार्ग द्वारा भेजा जाता था या फिर उसका व्यापार किया जाता था। अब लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं सांस्कृतिक प्रभाव। देखिए सांस्कृतिक प्रभाव आपको लगेगा कि यहाँ पर पॉइंट नहीं होना चाहिए, लेकिन आप अनुमान लगाइए कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति भी दूसरी सभ्यताओं में इन्वॉल्व हो गई थी, यानी उस संस्कृति का विस्तार हो गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट के लिए। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रभाव बाद की सभ्यताओं पर भी पड़ा था इसका असर। इसकी नगर योजना, जिस तरीके से यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना थी, किस तरीके से घर बना हुआ था, किस तरीके से नाली वगैरह सारा कुछ बना हुआ था, किस तरीके से लोग रहते थे, ये सारा जो नगर योजना था वह कहीं ना कहीं इसका प्रभाव दूसरे सभ्यताओं में भी पड़ा था। कृषि तकनीक, किस तरीके से वह खेती बाड़ी करते थे, और कला परंपरा, उसकी क्या क्या कलाएँ थी, उसकी क्या क्या परंपरा और संस्कृति थी, आगे चलकर ये कहीं ना कहीं विकसित भी होती गई, चारों तरफ इसका विस्तार भी होता गया। तो इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता एक विशाल और संगठित सभ्यता थी जिसका प्रभाव कई क्षेत्रों में देखा जा सकता है। बस आपको इतना ही आंसर लिखना है। उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में आपको समझ में आया होगा। एक बार आप कॉपी में इस मैप को जरूर बना लीजिएगा, फिर आपको किसी तरीके से विस्तार में कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
मैप अगर समझ में आ जाता है तो आप इस आंसर को आराम से लिख पाओगे। बाकी जितने भी नए स्टूडेंट हैं, आपका काम सबसे इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इसको शेयर करना है। क्यों? क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कुछ तो आप गुरु दक्षिणा के रूप में दे सकते हो ना, तो आप इसे शेयर कर दीजिए। समझ में आया ना? मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।